आज की मुरली है 5 जून 1977 की। बाबा बोले, अमृत वेले से रात तक जो भी देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, वह कर्म करते हो, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन करो। ये प्रैक्टिस है बहुत सहज, लेकिन अटेंशन रखने की आवश्यकता है। जैसे शरीर की क्रियाएं, खाना पीना चलना स्वतः ही सहज रीति करते रहते हो, तो शरीर की क्रियाओं के साथ साथ आत्मा का मार्ग, आत्मा का भोजन, आत्मा का पुरुषार्थ अर्थात चलना, आत्मा का सैर, आत्मा का रूप का देखना व आत्मा रूप का सोचना क्या है, यह सैर साथ साथ करते चलो। लौकिक से अलौकिक जीवन सहज अनुभव करेंगे। किसी भी लौकिक व्यवहार को निमित्त मात्र करते हुए अपने लौकिक कार्य का आकर्षण व बोझ अपने तरफ खींचेगा नहीं। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे लौकिक कार्य होते हुए अलौकिक कार्य के कारण डबल कमाई का अनुभव होगा। अलौकिक स्वरूप है ही ट्रस्टी। ट्रस्टी बनकर कार्य करने से क्या होगा, कैसे होगा? यह बोझ समाप्त हो जाता है। अलौकिक स्वरूप अर्थात कमल पुष्प समान, कैसा भी तमोगुणी वातावरण होगा, वाइब्रेशंस होंगे, लेकिन सदा कमल समान। लौकिक कीचड़ में रहते भी न्यारे अर्थात आकर्षण से परे और सदा पाप के प्यारे अनुभव करेंगे। किसी भी प्रकार के मायावी अर्थात विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे, क्योंकि अपना अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहेगा कि वशीभूत आत्माओं को बंधन युक्त से बंधन मुक्त बनाना, विकारी से निर्विकारी बनाना, अर्थात लौकिक से अलौकिक बनाना, यही अलौकिक जीवन का हमारा कार्य अर्थात कर्तव्य है। और आज के टॉपिक को थोड़ा सा 3 कैटेगरी में हम बांट लेते हैं और इसको समझेंगे। आवाज आ रही है क्लियर? जी। जैसे बाबा ने 3 बातें जो ऊपर बोली, पहले उन बातों को समझते हैं। पहले बाबा ने बोला आत्मा का मार्ग क्या है, दूसरा आत्मा का भोजन क्या है, तीसरा आत्मा का पुरुषार्थ क्या है। ये 3 चीजें बोली, तो अगर ये तीनों स्पष्ट हो गए तो हमको ट्रस्टीपन भी स्पष्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर हम और आगे सीखेंगे कि कैसे इसको एक्सपेरिमेंट करें अपने लाइफ। तो सबसे पहले बाबा ने 2 चीजों की नॉलेज दी हम सबको। पहला देह का दिया, दूसरा देही का दिया। देही दिया, देह को जाना माना 5 तत्वों को जाना हमने। दूसरा देही को समझा। अब आत्मा का मार्ग क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। आत्मा का मार्ग है, आप सभी भी मनन चिंतन करते रहिएगा, लेकिन आत्मा का मार्ग है सत्य का मार्ग। मतलब इसको ऐसे समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। हमारा जो जीवन है, आत्मा का मार्ग क्या है? सत्य का मार्ग है। और सबसे बड़ा डर जो शिव बाबा ने हम सबसे निकाला, वो क्या निकाला? मरने का डर। जो मृत्यु का डर है, वो सबसे बड़ा डर, उसको निकाला। सो आत्मा का पहला मार्ग सत्य का मार्ग। और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ क्या है, इसको समझने के लिए हमको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इस ज्ञान को लॉजिकली समझना। सत्य को समझने का मतलब इस ज्ञान को लॉजिकली समझना कि मुझे ये वाला जो योग है, ये वाला जो ज्ञान है, ये क्यों सीखना चाहिए। तो इसका एक कंप्लीट आपके सामने पैरामीटर है कि जैसे हमने बाहर का साइंस हम जानते हैं, जैसे लाइट जल रही है, फैन चल रहा है, ये हमारा बाहर का साइंस है। लेकिन मुझे दुख सुख क्यों हो रहा है, ये हमारा अंदर का साइंस है। तो जैसे आपको पता चला कि दुख सुख क्यों हो रहा है, माना जागृति आ गई। ये है ट्रुथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ, सत्य का मार्ग। क्योंकि जो चीज मेरे पास है उससे सुख मिला, चली गई तो दुख मिला।
इसका मतलब क्या है, हमारे पास सुख ही दुख का एक कारण बन जा रहा है। तो एक जागृति हमारे अंदर आई कि जो कुछ मेरे पास है उसको मुझे यूज करना है, उसके बाद भूल जाना है। मतलब उसका प्रयोग किया और भूल जाना। माना परमानेंट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, तो करना क्या है, इस सत्य का सबसे बड़ा हमारे को फायदा ये होता है कि और जो मेडिटेशन हम सीखते हैं उसमें कभी ये बातें नहीं सिखाई, लेकिन शिव बाबा ने हमको एक लाइन में क्लियर किया कि हमको योग लगाना तो है, लेकिन मोर इम्पॉर्टेंट इज हटाना। किससे हटाना? जिन चीजों में हमारा ध्यान ऑलरेडी लगा हुआ है उससे अपने ध्यान को हटाना। तो जितना हम हटाते जाएंगे ना, इतना उतना समझो आपका कनेक्शन सत्य की तरफ होता जाएगा। तो इस समय सबसे बड़ा मुश्किल क्या है कि हम हटाना नहीं सीख, लगाना सीखते, लेकिन हमारा सारा काम है हटाने पर। तो आत्मा का पहला मार्ग है ट्रुथ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रुथ। अब दूसरा मार्ग है आत्मा का भोजन। जो बाबा ने आत्मा का भोजन बताया, इसको भी हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे। पहला वैल्यूज के रूप में, दूसरा वर्च्यूज के रूप में, तीसरा क्वालिटी के रूप में, चौथा पावर्स के रूप में। पहला वैल्यूज, दूसरा वर्च्यूज, तीसरा क्वालिटी एंड चौथा पावर। ये हमारा आत्मा का 4 भोजन है। अब ऐसे आप समझो, जैसे हम कभी किसी को नॉलेज सुनाने जाते हैं, आप सभी भी सुनाते होंगे, कोर्सेज कराते हैं, तो ज्यादातर जब हम कोर्स करा रहे होते हैं तो उनको हम बताते हैं कि बाबा कहते हैं हमारे अंदर इनेट कोर वैल्यूज हैं। बोलते हैं हम सभी कि हमारे अंदर इनेट कोर वैल्यूज हैं, जिसमें आपने नॉलेज, प्यूरिटी, पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस एंड पावर्स बता दिया। लेकिन इसकी डेप्थ समझ आई कि आत्मा का भोजन, हमारे अंदर कोई भी भोजन पचता कब है अच्छे से? जब डाइजेस्टिव पावर बहुत पावरफुल हो तब जाके पचता है शरीर में। ऐसे आत्मा के अंदर स्ट्रेंथ कब आएगी? जब हम इन चारों को लाइन बाय लाइन समझेंगे। तो आप इन चारों के लिए अपने कॉपी पे, जो आपके पास कॉपी पेन है, उसमें पहले ऊपर लिखिए के, फिर नीचे लिखिए ओ, उसके नीचे लिखिए पी, और लास्ट में लिखिए आई। KOPI। कॉपी। KOPI लिख लिया। सो के फॉर नॉलेज। के फॉर नॉलेज माना किसी भी चीज को जान लेना, उसको हम वैल्यूज कहते हैं। मतलब हमने जान लिया, किसी ने बता दिया तो हमने जान लिया, उसको हम वैल्यूज कहते हैं। लेकिन ओ फॉर होता है ऑब्टेन करना। ऑब्टेन माना प्राप्त करना। जब हम उसको प्राप्त करना शुरू करते हैं तो उसको हम वर्च्यूज कहते हैं। और जब हम इसको पी फॉर परसेप्शन, जब इसको हम महसूस करना शुरू करते हैं तो इट बिकम्स योर क्वालिटी ऑटोमेटिकली। और चौथा perception is जी quality of. जी What did you say about the perception? परसेप्शन मीन्स महसूस करना, क्वालिटी। अगर कोई चीज को आप महसूस करना शुरू करते हैं तो क्वालिटी। एंड जब हम इसको इनकलकेट करते हैं तो इट बिकम्स योर पावर। सो हमने क्या देखा कि हमारे जो वैल्यूज है वो पावर के रूप में कब कन्वर्ट होती है? कि जब हम उसको इनकलकेट करते हैं या उसको हम धारण करते हैं। इसको हिंदी में भी बना सकते हैं, किसी चीज को जान लेना, माना उसको हम वैल्यूज कर दिया, उसको प्राप्त करना, उसको वर्च्यूज कर लिया शिव बाबा से, उसको प्रकट करना, सबके सामने प्रकट करना, उसको हम क्वालिटी कहते हैं। और जब उसको हम शक्ति, मतलब उसको धारण कर लेते हैं, तो हमारी शक्ति बन जाती है। अब इसका एक्सपेरिमेंट क्या है? इसका एक्सपेरिमेंट भी करके देखते हैं कि इसको हम कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइफ में। हम सारे ज्यादातर वैल्यूज पर ही फिक्स्ड हैं, आगे पावर तक बढ़ ही नहीं पाते। एक एग्जांपल है, जैसे ऑनेस्टी एक वैल्यू है, ईमानदार होना चाहिए। जैसे हम ज्यादातर इंग्लिश में प्रयोग करते हैं, कहते हैं वी शुड बी ऑनेस्ट। तो इसका मतलब होता है आई एम नॉट बेसिकली, का मतलब हम सबको ईमानदार होना चाहिए, ये भाषा है, लेकिन मैं हूं नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं
तो उस चीज को एम्फेसाइज नहीं कर सकते। हमको डर लगता है कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा। सो यहाँ पर समझना है ऑनेस्टी को पावर बनाने के लिए क्या करना है। जैसे मैं ऑनेस्ट हूं, अब इसको हम प्रैक्टिकल ले जाते हैं वर्च्यूज पर। अब मैंने 2 महीने प्रैक्टिस की कि मुझे ऑनेस्ट रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ऑनेस्टी तोड़ूंगी नहीं। उसी समय एक एग्जाम्पल है कि आपकी बेटी का एडमिशन होना है डीपीएस स्कूल में, और उसमें चलता है ब्राइब, मतलब उसमें पैसा मांगते हैं, कहते हैं आप इतना दो तब जाके होगा। या कुछ भी, अगर कोई कहता है कि हमारे स्कूल में जाना है, कहीं भी आपको एडमिशन लेना है तो आपको ये करना पड़ेगा। अब उस समय हमारे माइंड में अगर कोई 50 बार ये बात बोल दे कि नहीं मैं तो हिलूंगी नहीं, मुझे पैसा नहीं देना है स्कूल में, चाहे कुछ भी हो जाए, एडमिशन हो ना हो, लेकिन घर में 50 सदस्य हमको बोलने लग जाएंगे आसपास, नहीं वो देखो बेटी के भविष्य का सवाल है, आप अपनी जो क्वालिटी और पावर है उसको साइड में रखो, ये सारी चीजें आनी जानी है, 4 दिन में खत्म हो जानी है, फिर क्या करना है भाई, ठीक है बाद में आप धारणा करते रहना कि मुझे ऑनेस्ट रहना। अब अगर मैंने एक बार तोड़ा, चाहे वो फ्लैक्चुएट होके थोड़ी देर तोड़ा, तो हम अभी तक क्वालिटी तक भी नहीं पहुंचे हैं, और हर दिन वो हमारी ऑनेस्टी ब्रेक होती जाती है। हर दिन हम ऑनेस्टी को ब्रेक कर देते। आप कहीं भी किसी भी जगह जाएंगे, हर जगह लोग कहते हैं नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता। एक साधारण व्यक्ति अलग तरीके से गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करा ले, लेकिन बाहर तो नहीं होगा। तो इसे यहाँ दिखा रहे हैं वर्च्यूज का मतलब ये हुआ कि जो मेरी क्वालिटी है अभी तक क्वालिटी तक पहुंची नहीं थी, लेकिन मैं ऑनेस्टी को मैंने ब्रेक कर दिया। लेकिन ऑनेस्टी अगर पावर बन जाए हमारी, अगर ऑनेस्टी हमारी पूरी तरह से पावर बन जाए, तो उसके लिए हम क्या करें? पूरी तरह चाहे कुछ हो जाए, चाहे एडमिशन हो ना हो, लेकिन मैं उस पर अगर कायम हूं तो इट बिकम्स योर पावर। सो अगर ईमानदारी के गुण को पावर में कन्वर्ट करना है तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमेशा फिक्स्ड रहना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए मुझे बदलना नहीं, मुझे इससे निकलना है। लेकिन हम चेंज हो जाते। इसीलिए जो आत्मा का भोजन है अभी वो वैल्यूज तक सीमित है, वो हमारी ना क्वालिटी बना है और ना ही पावर बना है। कोई भी आप उठा के कोई भी चीज को आप इस पर रख के, इन पैरामीटर्स पर रख के देखिएगा, तो ज्यादातर आपको आंसर अपने आप आपको मिलेगा कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ। कोई भी चीज में अब मैं कहाँ तक कोई भी चीज को धारण करता हूँ, तो जो जैसे इस समय आत्मा का गुण है, उस समय हमारा वो स्वरूप होगा जो हम सतयुग में होंगे। तो जो गुण है वो स्वरूप कब बनेगा? जब हम उसको धारण करेंगे। लेकिन उसको धारण करने में बीच बीच में जो फ्लैक्चुएशन होती है ना, कोई भी चीज की धारणा अगर टूटती रहती है तो वो हमारे लिए पावर का काम नहीं करती। तो बाबा ने पहला आत्मा का मार्ग, दूसरा आत्मा का भोजन बताया। इसको चारों को डेली आप एक्सपेरिमेंट में लाओ। आत्मा के भोजन को एक्सपेरिमेंट में लाना है कि मेरी वैल्यूज वर्च्यूज कहाँ तक बनी है, क्वालिटी कहाँ तक बनी है, और पावर कहाँ तक बनी है। इसको बार बार चेक करने का तरीका ये है कि अगर मैं किसी भी बात में हिल जाती हूँ या हिल जाता हूँ, तो वो चीज मेरे लिए थोड़ी खतरनाक है, मतलब मैं पूरी तरह से उसको लेकर नहीं चल रहा। अब तीसरा है आत्मा का पुरुषार्थ, जो बाबा ने बताया। तो आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? ये दोनों चीजें हमने जान ली। पहले जान लिया कि आत्मा का बाबा ने ज्ञान दिया, सत्यता क्या है। सत्यता हमने जान ली कि इस दुनिया में जो कुछ है वो परमानेंट नहीं है, ये हमको नॉलेज मिल गई। अब मुझे उन सब बातों से अपना ध्यान हटा लेना है। ये है मेडिटेशन का सबसे बड़ा रूल। उसको यूज किया, छोड़ दिया। दूसरा हमने जाना कि मैं आत्मा को भोजन अगर दूं तो भोजन को क्वालिटी के रूप में नहीं, पावर के रूप में कन्वर्ट करूं, तब जाके आत्मा शक्तिशाली होगी। अब तीसरा है आत्मा का पुरुषार्थ। वो क्या है? जैसे मुझे ज्ञान मिला, समझ मिली, तो मैं अब ज्ञानी से कैसे बात करता हूँ, अज्ञानी से कैसे बात करता हूँ, आपको चेक करना है। आप किसी के गुण से प्रभावित हैं, किसी के अवगुण से प्रभावित हैं, तो आप उनसे वैसे ही बात करेंगे। सो एटीट्यूड का इतना फर्क क्यों है? क्योंकि हम और आप अभी कहीं ना कहीं अपने गुणों
और अवगुणों के आधार से अपने को भी देखते और परखते हैं, दूसरे को भी देखते और परखते हैं। तो पुरुषार्थ क्या हुआ कि मैं आत्मा दूसरे आत्मा से जब बात करता हूं तो उस समय हमारा रियल पुरुषार्थ क्या है। बाबा ने कहा आप मूल स्वरूप को भूल गए, तो जब तक आपके देह और आत्मा में फर्क है तो सामने वाले में भी फर्क नजर आएगा। सो बाबा ने हमें जो हमने उस दिन बात की, रूप रंग गुण शक्ति की बात की ना, जब तक हम इससे निकलेंगे नहीं तब तक हम उस पुरुषार्थ को अचीव नहीं कर पाएंगे। सो आत्मा का पुरुषार्थ क्या है? हर पल चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते चेक करना कि मैं किससे कैसे मिलता हूँ। अगर मेरा मिलना नेचुरल है, जैसे अगर बाय द एक एग्जांपल लो, कोई आपके पास डॉक्टर आ जाए, कोई इंजीनियर आ जाए, कोई लॉयर आ जाए, कोई बड़े पद पोजीशन वाला आ जाए, तो उस समय आप उसके पद से बात कर रहे हैं और उस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। अगर आप पद से बात करेंगे तो नेचुरल है कि आप उसको वो नहीं दे पाएंगे जो आपको देना है। अगर आप उस सोल से बात करेंगे तो आप उसको वो दे पाएंगे जो आप देना चाहते हैं। तो ये नेचुरल आत्मा का पुरुषार्थ है। वो कब आएगा? जब मेरे अंदर आत्मा का भोजन वाला पावर जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा जब तक वो पावर पूरी तरह से हमारे अंदर नहीं है तब तक मैं पुरुषार्थ सही तरीके से नहीं कर सकता। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और है कि हमारे जो दुख का मूल कारण क्या है। जैसे पुरुषार्थ में यही तो फुल टाइम हमको समझ में आया ना, जैसे उस दिन हमने बात की, आज भी उसी पुरुषार्थ में दुख का मूल कारण क्या है। आप लोग अपने मन में सोचना, यहाँ से जो आ रहा है उसके साथ साथ आप उसको थोड़ा सा मनन चिंतन करके और इसको बढ़ाने की कोशिश करना। दुख का कारण है असमानता, जो एक क्रक्स है हमारे लिए, एक टैग लाइन है असमानता। माना छोटा बड़ा, शरीर के आधार से हो या पद नाम गुण भाषा रूप रंग के आधार से, सिर्फ दुख का एक ही कारण है असमानता। आप उनके आउटर अपीयरेंस से बात कर रहे हैं, आत्मा से बात ही नहीं कर रहे हैं। सो तनाव का मूल कारण क्या है? फिजिकली हम सारे प्रेजेंट हैं बट मेंटली एब्सेंट हैं सबसे जब बात कर रहे हैं। सो तनाव का मूल कारण, दुख का मूल कारण क्या है? सिमिलैरिटी ना हो, असमानता। मतलब आप जो समझकर, औरों को जो समझकर व्यवहार करते हैं वही आपका जीवन है। और जीवन इसीलिए आज पूरी तरह से वो नहीं हो पा रहा है जैसा बाबा कहते हैं, जिसको बाबा आज वर्ड ट्रस्टी वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं। आप जो अपने को समझते हैं लोग आपको वही समझते हैं। बेसिकली जो रूप रंग भाषा पद पोजीशन के आधार से खुद को देखते हैं, लोग हमको भी वैसे ही देखते हैं। तो तीन चीजें जानी पुरुषार्थ में, दुख का मूल कारण असमान चेक करना है, आत्मा का भोजन वैल्यूज वर्च्यूज क्वालिटी और पावर के बेस में, और आत्मा का मार्ग सत्यता का मार्ग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। तो ये तीनों की प्रैक्टिस हमको ट्रस्टीपन की तरफ ले जाएगी या ट्रस्टी बनाएगी। ठीक है, अब इसके आगे कि जैसे मैंने अपने आप को समझ लिया या जान लिया, पूरी तरह से जानने के बाद अब आया कि ट्रस्टीपन को हम लॉजिकली अंडरस्टैंड करते हैं। बाबा ने जो तीनों बातें बोली हैं, इन तीनों बातों से हमने एक चीज जाना कि जब मैंने ट्रुथ को जान लिया कि मैं आत्मा हूं, ये मेरा शरीर है, और देखो शरीर भी लोन पर है, 5 तत्वों से हमने लोन लिया है, और जो पांचों तत्वों से जो शरीर लोन पर आया है, उस लोन वाले शरीर को हम कैसे यूज करते हैं, उसमें क्या डालते हैं, क्या कौन सी चीज खाना है कौन सी चीज नहीं खाना है, हम डिसाइड करते हैं। तो अब हमको आत्मा को वैल्यू देने के लिए या आत्मा को पावर देने के लिए, जो मैंने पावर की बात छोड़ी है अब उसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इनहेंस करते हैं कि आप इसमें भाव डालो। भाव यहाँ पर मूल्य से, जो कहते हैं ना, इस जैसे कोई सब्जी लेने जाता है या कोई चीज खरीदता है तो कहता है इसका भाव क्या है। तो आत्मा का भाव माना यहाँ मूल्य। अब मूल्य का मतलब वैल्यू डाल दिया, उसके अंदर पावर डाली, वैल्यू डाली, और हमने उसको कैसे अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया है
वो आपके सामने आपके रख रहा हूं कि हम एक ब्रांड है। मैंने अपने आप को एक ब्रांड मान लिया। जैसे किसी ब्रांडेड शॉप में आप शॉपिंग करते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है दुनिया में, वैसे ही हम ब्रांड हैं। हमारे ब्रांड का नाम है बीके ब्रांड, ठीक है ना। हमसे कोई भी हमेशा सब कुछ नहीं खरीद सकता, मतलब किसी के भी प्रभाव में हम नहीं आ सकते, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े का खरीदना सबके वश की तो बात नहीं है ना। अगर हम सब अगर मुझे खरीद लेते हों तो इसका मतलब मेरी वैल्यू बहुत कम है, मैं ब्रांडेड नहीं। मतलब अगर किसी के थॉट में आ गया, किसी की फीलिंग में आ गया, किसी के एटीट्यूड, किसी के एक्शन, किसी के बिहेवियर, किसी पर्सनालिटी में आ गया तो मैं ब्रांड नहीं। तो जैसे ही हमने अपनी वैल्यू रखी, माना पावर के रूप में वैल्यू रखी, लोग हमारी वैल्यू रखना शुरू कर देंगे। मतलब हमने अपना भाव बढ़ा दिया, अब लोग हमारा भाव बढ़ा देंगे। ठीक। अब जैसे इसमें और एक चीज है, जैसे आपने अपने आप को कुमार समझा, कुमारी समझा, अधर कुमारी समझा, वैल्यू घट गई। अब हमारे ब्रांड का नाम ब्रह्मा कुमार है या ब्रह्मा कुमारी है, तो बाबा कहते हैं उसमें देखो, इस दुनिया में मॉल सारी दुनिया में किसके हैं? हमारे ब्रह्मा कुमारी के हैं। लेकिन आप अगर अपने आप को कुमारी वाला टैग लगाया या अधर कुमारी वाला लगाया या अधर कुमार वाला लगाया तो हमारी वैल्यू फिर घट गई। इस दुनिया में हमारे मॉल्स हैं, शॉप नहीं है, क्योंकि सभी साधारण तरीके से शॉपिंग नहीं कर सकते जाके। सब लोग आके यहाँ एक बात कहते हैं, आके हमेशा एक बात कहते हैं कि आपका सब ठीक है, ये दो चीजें हटा लो, एक पवित्रता की धारणा, दूसरी खान पान की शुद्धि। मैंने कहा भाई यही दो हमारी टांगे हैं, इन्हीं को काटना चाहते हो आप, तो हमको नहीं शॉपिंग करानी है आपसे, हम आपको बेचेंगे नहीं प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मैंने इस ब्रांड को अपना बनाया, इसका मतलब क्या है कि शॉप जनरल होती है जहां सब लोग शॉपिंग कर सकते हैं, बट मॉल में कभी कभी हम जाते हैं। वैसे आपने विंडो शॉपिंग भी की होगी, जाके आंखों से देखा और चले आए। तो यहाँ भी लोग विंडो शॉपिंग करते हैं, ऐसे सेंटर के आगे से निकलते जाते हैं, कहते हैं बड़ा अच्छा आपका ज्ञान है। तो उनका वहीं तक लेवल है, लेकिन हम सबको ब्रांड बनाना है तो अपने लेवल को बढ़ाना है। अब आगे देखते हैं। लेकिन कस्टमर को कन्विंस करना, ट्रस्टीपन यहाँ से स्टार्ट है। कस्टमर को कन्विंस करना, उससे बेच लेना प्रोडक्ट है, बहादुरी का काम। अब ब्रांड बाबा का और प्रोडक्ट बेचने वाले हम हैं, तो ईगो गया हमारा। अगर ब्रांड बाबा का माना और प्रोडक्ट खुद को माना, प्रोडक्ट बेचने वाला माना, तो ईगो गया। अब देखो क्या है, प्रोडक्ट अच्छा है तभी हम बेच पाएंगे जब मेरा बाबा का मानेंगे तो। अब इसको लॉजिक है इसका बहुत परफेक्ट कि शिव बाबा मिला, इसको समझते हैं। प्रोडक्ट अच्छा तभी हम बेच पाएंगे जब इसको मेरा बाबा का मानेंगे। अब इसको आप लोग यूज करते हो दुकानों में, जब अभी बात आएगी तो इसको यूज करना शुरू कर देंगे। दुकानों में आप इसको देखो कैसे यूज करते हो। शिव बाबा मिला, ब्रह्मा के द्वारा माना नौकरी मिली हम सबको। शिव बाबा मिला, ब्रह्मा के द्वारा माना नौकरी मिली, और 8 घंटे हम इसमें जॉब करेंगे तो सैलरी मिलेगी। बाबा ने कहा 8 घंटे याद करो मुझे, अगर किया तो जबरदस्त सैलरी, और एक्स्ट्रा जॉब किया तो इंसेंटिव भी मिलेगा, मिलेगा गारंटी। इसलिए प्रोडक्ट बाबा का है, हमें हर दिन बेचना है। लेकिन बाबा कहते हैं कुछ नया सीखना भी है, क्योंकि अगर एक तरीके से प्रोडक्ट बेचेंगे ना तो फिर थोड़े कुछ दिन बाद उस प्रोडक्ट की वैल्यू घट जाती है। कहते हैं कुछ नया तरीके से बेचो भाई, हर दिन आप एक ही बात सुना देते हो तो हम भी बोर होना स्टार्ट होते हैं। तो डिफरेंट तरीके से उस प्रोडक्ट को सामने लाए ना। अगर अपना माना तो दुख की प्राप्ति शुरू। कैसे दुख की प्राप्ति शुरू? प्रोडक्ट को देखो कैसे। इसको ऐसे समझो, जैसे आप मॉल में या शॉप पर देखा होगा कि जो बेचने वाला है, अगर वो आपसे कहता है, इसको यूज करना है बाबा के ज्ञान में, कि सर आप आना, कोई भी होगा सब सामान ना, अगर आप ले गए आपको पसंद नहीं आया तो हम बदल देंगे। तो जैसे हम सब क्या कहते हैं, अच्छा आपने हमें बेचा है, आप अपना नंबर दे सकते हैं मुझे कि जब मैं आऊं तो आप ही मिलो,
तो मैं दे दूंगा। तो अब देखो हुआ, ये ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है। यहाँ भी सेम है, का मतलब उसने अगर ये शब्द बोला कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप आएंगे, कोई भी बदल देगा, मतलब इस हमारे सेंटर में कोई भी आए, हमारे बाबा के घर में कोई भी आए, कोई भी आपको अटेंड करेगा और अच्छे से अटेंड करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने पर्सनल कांटेक्ट दिया उसको, कहा कि आप ना मेरा पर्सनल नंबर ले लीजिए, आप मुझे कॉल करके आइएगा अमानत में खयानत। सेम इज हियर, यहाँ भी सेम है। बाबा माना बाबा के घर में जो भी हमने पर्सनल रिलेशन बनाया, माना मैंने इनको कन्विंस किया, दुख शुरू। दुख यहीं से शुरू है हम सबका, क्योंकि हर समय हम सभी एक दूसरे को ये बात बोलते रहते कि जैसे अगर किसी ने थोड़ी तारीफ की, वो तो हमारा कस्टमर है, 4 दिन में भाग जाएगा। मैं तो ये मान के हमेशा चलता हूँ कि यहाँ कोई भी परमानेंट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट्स के साथ हमारा रिलेशन है, लेकिन हम ये मान के नहीं चलते हैं कि ये तो 4 दिन में चला जाएगा, 10 दिन में चला जाएगा, परमानेंट नहीं है। माना मैं उस बात को भूल जा रहा हूँ। आत्मा का ये पुरुषार्थ है कि इसको बार बार बुद्धि में डालना है कि ये जो आया है ना, ये चला जाए, एक गारंटी चला जाए। तो मैं इससे रिलेशन बना के कुछ दिन का क्या करूंगा? का मतलब कस्टमर को कैसे डील करना वो हमारे हाथ में है। सबके साथ जोड़ेंगे तो हमेशा आए। मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट सुनाता हूँ यहाँ का, कि जैसे अगर कोई यहाँ आके कहता है कि जी मैंने वहां सुना है कि आपसे मुझे कोर्स करना है, किसी ने बोला है कि जाकर उन्हीं से कोर्स करना, तो उसको इमीडिएट चेंज करते हैं। चेंज करने का तरीका क्या है? आज ये आपको अटेंड कर लेंगे, कल से देखता हूँ आप। तो ऐसे सबसे जब जोड़ना शुरू करते हैं तो हमारा काम पूरा। फिर वो जब आएगा ना सेंटर में, तो आपको नहीं ढूंढेगा, वो जो भी मिलेगा उससे मिलके आराम से बैठेगा, क्लास लेगा और चला जाएगा। तो बाबा ये कहते हैं सबके साथ जोड़ेंगे तो हमेशा आएगा, नहीं तो तभी आएगा जब आप होंगे। ट्रस्टी का मतलब जो सभी से जोड़े, ठीक है। अब इस तरह से आप ये जो कैटेगरी है अपने आप को आप चेक कर सकते हैं कि हम सभी बाबा की ब्रांड है, और हम सभी का सिर्फ काम है अपनी मॉल को सेव करना, इसको चलाना। हम इन सारी चीजों के साथ, जब बाबा कहते हैं ना ज्ञान शिव बाबा ने दिया, हम सभी उसको यूज कर रहे हैं। और इसका मिसाल भक्ति में भी है कि आपने देखा होगा शिवलिंग रखा गया है, शिवलिंग के ऊपर बूंद बूंद करके पानी गिरता है। तो ज्ञान इतना गहरा है इसलिए धीरे धीरे दिया, नहीं तो ऐसे इकट्ठा उड़ेल देते बाबा। लेकिन इतना धीरे धीरे ज्ञान क्यों दिया गया? क्योंकि इसके बीच में कस्टमर के साथ कौन गहराई से जुड़ रहा है और कौन बाबा के साथ जोड़ रहा है, वो सारा ऊपर से ब्रांड एम्बेसडर देख रहा है हमारा। और थोड़े थोड़े दिन बाद वो एक्सचेंज कर देता है, कुछ ऐसा चाबी घुमाएगा कि ऑटोमेटिकली वो या तो शिफ्ट हो जाएंगे या तो कहीं चले जाएंगे, या तो माइंड ही नहीं लगेगा या मन ही नहीं करेगा। सो हमारा माइंड ऐसे फुल टाइम काम कर ही नहीं पा रहा है, बिकॉज हम बीच बीच में सारी चीजें भूल जाते हैं। तो ट्रस्टीपन का पहला है एक जो रूल है, जो ट्रस्टी है वो टेंशन में नहीं है। हम सभी अगर सिर्फ कस्टमर बन, मतलब हम सब प्रोडक्ट बेचने वाले बन के रहें, गारंटी है कि हमारे अंदर टेंशन नहीं आ सकती। तनाव हमारे अंदर तभी आता है जब किसी चीज को अपना मानते हैं। इसका लाइव एग्जांपल ये है कि जब किसी के यहाँ फंक्शन होता है बाहर, आप जो भी लौकिक दुनिया में रहते हैं, आप सबने देखा होगा किसी के यहाँ शादी का कोई और फंक्शन है, तो वहां जाके हम कितना एंजॉय करते हैं दूसरे का फंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा नहीं, चाहे वहां चेयर टूटे, कुर्सी टूटे, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे हमारे घर में फंक्शन हो, टेंशन आ जाएगा क्योंकि वो मेरा है। तो ऐसे आप देखो पूरी दुनिया में हर उस चीज को हम एंजॉय करते हैं ज्यादातर जिसमें हमारा लगाव नहीं। तो जो ट्रस्टी है वो टेंशन में नहीं आ सकता। अगर आपको किसी भी बात में थोड़ा भी तनाव आता है तो आप ट्रस्टी नहीं है। इसका एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया है छोटा सा, कि एक बार यहाँ कोई बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर थे, सो रिटायर्ड हो गए थे वो। तो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा कि
आप ये बताएं, यहाँ पर कोई पढ़ा लिखा है जो मुझे कोर्स कराए? नहीं, तो ये मैंने गलत एग्जाम्पल, एक ब्रिगेडियर साहब आए, तो कहते हैं यहाँ कोई पढ़ा लिखा है जो कोर्स कराए मुझे। तो अब मैं यहाँ से कपड़े लेकर के जा रहा था, यहाँ एक प्रेस वाला सामने ही रहता है उसको देने के लिए। तो मैंने कहा पढ़ा लिखा है तो फिर आपको अंदर से बुलाना पड़ेगा, बेल बजाएं। तो कहते हैं आप यहाँ के क्या है? मैंने कहा मैं यहाँ का धोबी हूँ, मतलब कपड़े यही सब काम करना है मेरे। तो जो भी माता सामने कोई मिला उनसे, तो कह रहे थे कि अभी आपके यहाँ से जो काम करते हैं उधर गए हैं, उन्होंने कहा कि किसी को अंदर से बुलाओ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप उन्हीं से बात करो, उन्होंने ऐसे ही मजाक किया होगा। तो जब मैं आया वापस तो उन्होंने मेरे से बोला कि आपने ऐसे क्यों मजाक किया? मैंने कहा आपने पहला लाइन ही बोला कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा हो वो हमको कोर्स कराया। पढ़े लिखे मतलब कौन सा इसका पैरामीटर क्या है पढ़े लिखे होने? तो एक कोई ब्रिगेडियर है, चाहे कोई इस दुनिया में बड़े पोस्ट और बड़े उस पर है, तो मैंने कहा ब्रिगेडियर आप बने कब हो? भाई आपने 40 साल के बाद बने होंगे ना, उसके पहले तो आपने सेकंड लेफ्टिनेंट से आपने एंट्री ली होगी उसके अंदर, इसके बाद पढ़ाई करके बने होंगे, ज्यादा से ज्यादा ग्रेजुएट होंगे। सो इस यहाँ पर पैरामीटर कोई हम सेट नहीं कर सकते, यहाँ समझदारी चाहिए। यहाँ पर ज्ञान सुनाने वाले बहुत अच्छे अच्छे हैं, सभी से आप कोर्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के बैठेंगे कि इनकी क्वालिटी क्या है या इनके अंदर स्टडी कितनी है, तो आपको बात समझ में ही नहीं आई। सो उन्होंने इस बात को कहा कि मुझे अभी समझ में नहीं आया। तो एक बाहर एक रिक्शा वाला जा रहा था, तो मैंने कहा इधर आओ, ये आपको पता है ब्रिगेडियर कौन होते हैं? कहते हैं ये कौन होते हैं? उस रिक्शे वाले ने जब इसे इतना ही बोला था कि उनके अंदर आया जागृति, अच्छा मैं समझ गया, सॉरी। तो मैंने कहा ये तो आपको नहीं जानता, ये तो भगवान को जानेगा। अगर मैं कहूँ कहेगा हाँ कुछ देवी देवताओं को जानता हूँ, नेचुरल बोलेगा, लेकिन इसको ये बातें नहीं पता। सो टेंशन में आदमी देखो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो किस किस चीज से अटैच है, उससे टेंशन में आ रहा है। अच्छा, दूसरा इसका लाइव एग्जांपल है, कोई यहाँ आया जिन्होंने कहा हम ट्रस्ट चलाते हैं, हम सभी सोशल वर्कर हैं। तो मेरे मुंह से निकल गया कि भाई सोशल वर्क करने के बाद हमको तनाव क्यों आ रहा है? टेंशन नहीं आ सकती? जैसे हम सभी भी तो कहते हैं ना जाके बाहर कि आप हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लेना है तो आप राजयोग मेडिटेशन सीखिए। लेकिन राजयोग मेडिटेशन सिखाने वाला ही तनाव में है तो दूसरों को कैसे देगा वो? जैसे हमको टेंशन होती कितने लोग आएंगे, अभी 4 ही लोग पहुंचे, है ना? हमारे हर एक चेयर में, हमारे हर एक टेबल कुर्सी, हर जगह तनाव हम डालते जा रहे हैं, जैसे जैसे छू रहे हैं, कितने लोग आएंगे? तो जब शुरू में ही तनाव है तो हम ट्रस्टी कहाँ? सो इसलिए सबसे पहले हमको चेक करना है डेली बैठ के कि अगर मुझे किसी भी बात में थोड़ा भी टेंशन आता है तो इसका मतलब मैं ट्रस्टी नहीं हूँ। दूसरा, हल्कापन होना चाहिए ना। ट्रस्टी का मतलब जिसकी अमानत है उसको लौटानी है। ट्रस्टी कभी थकावट वाला नहीं होगा, हमेशा थकेगा नहीं, और जो खिंचा हुआ ना हो। कहने का मतलब है बाबा के यज्ञ में, बाबा के घर में आप सब इतने समय से सारा कुछ देख रहे हो, लेकिन अगर थोड़ा सा भी कोई कहे या थोड़ा सा भी कोई ये बात कह दे कि मैं हूं तो सारा कुछ बड़ा अच्छा चल रहा है, अगर मैं ना रहूं तो पता चलेगा। इसी को बाबा गृहस्थी पना कहते हैं। का मतलब ये सारी चीजें एक दिन में नहीं आ जाती, इसके लिए बड़ी लंबी प्रैक्टिस है। तो हर दिन अपने अंदर ये सारी चीजें डालते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में वो बदलाव आएगा जो हमको वहां तक ले जाएगा जैसा बाबा हमको समझाना चाहते हैं। तो हर दिन अपने आप को याद दिलाना, ये सारी पॉइंट्स, इसमें मेन 3 बिंदु जो ऊपर वाले, आत्मा का भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मा का पुरुषार्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आत्मा का सत्यता, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ। डेली मुझे मेडिटेशन सिर्फ इसलिए मैंने आज सीखा, जाना, अंडरस्टैंड किया, ताकि मुझे इतनी एनर्जी मिले कि हर चीज ये परमानेंट नहीं है, इसको मानूं। तो जितना आप ये मानते जाएंगे ना, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में दूसरी तरह के बदलाव होते जाएंगे, और वो बदलाव हमको शक्ति प्रदान करेंगे, एनर्जी देंगे, और वो एनर्जी हमको हमेशा तरोताजा रखेगी। अब अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
क्योंकि बड़े शांत होके सारे सुन रहे हैं, किसी ने हाथ रेज नहीं किया फिर भी। जी हैंड रेज। पूनम बहन बताइए। ओम शांति। भाई जी, मेरे को ना एक चीज दोबारा थोड़ा सा सुनना चाहती हूँ। क्वेश्चन यही है हाँ। बस कि आपने जो ये कहा ना कि वो ब्रांड का बाबा का प्रोडक्ट है, ये हमें सोचना है। ये तो याद करेंगे तो सैलरी, मुझे ये थोड़ा सा याद करेंगे तो मतलब देखो, बाबा ने हम सबको ये बात हमेशा बोली है ना कि 8 घंटे काम करो, 8 घंटे खाओ पियो सो, 8 घंटे मुझे याद करो। तो अगर मैं 8 घंटे लगातार याद करती हूँ तब तो अच्छी सैलरी मिलेगी ना। 10 मिनट या आप किसी के घर में आप बैठ जाओ, 10 मिनट बैठो, अगर आपको सैलरी क्यों देगा? इसलिए तो हमारे अंदर पावर नहीं आ रही है, क्योंकि हम सैलरी पूरी चाहते हैं और याद 1% भी नहीं करते हैं। 5 मिनट भी बैठ के बाबा घर में, अगर किसी को 2 घंटे मेडिटेशन करना, आज भट्टी रखिए, तो जब लास्ट में खत्म होने वाली होगी तब पहुंचेंगे, तो उसके बाद फिर तो पूरी हो जाती है तब तक। तो हमारा फुल टाइम में अटेंशन चाहिए ना, तब तो जाके काम होगा। सैलरी इसीलिए तो अच्छी नहीं है हमारी। सैलरी अच्छी का मतलब हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ नहीं, चाहिए ना। राइट तो राइट। सैलरी इसीलिए नहीं मिल रही है। और इंसेंटिव भी, रात को जाग के याद करना इंसेंटिव है, बैठ के रात को याद करना इंसेंटिव है। लेकिन अब इंसेंटिव लेना ही नहीं है मुझे, बस क्या करना है, जो मिल गया सो मिल गया, उसी में नहीं संतुष्ट हूँ। नहीं, हमको इंसेंटिव भी चाहिए। करेक्ट। ले चाहिए ना, तो इसलिए फिर 8 घंटे को पूरी तरह से समाना है। और वो 8 घंटे हमारा भी नहीं, हम लोगों का भी नहीं होता, लेकिन फुल टाइम अटेंशन। देखो समझ तो आ गई ना, तो वो बिल्कुल। समझ से अपने आप को तसल्ली दे देते हैं या समझा देते हैं कि भाई मुझे ये बात समझ में आ रही है कि अगर मेरे साथ थोड़ा भी दुख तकलीफ आ रही है, माना मैं ठीक से बाबा के घर में काम नहीं कर रहा हूँ, है ना, किसी भी, चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, कोई भी तरह का विघ्न व्यंजन आ रहा, कुछ भी आ रहा है, तो इसका मतलब मैं बाबा के घर में जॉब सही रीति नहीं कर रहा हूँ, तो कहाँ से ट्रस्टी होऊंगा? तो इसलिए फिर उसी में बैठ के मन मुटाव। इसलिए देखो, आप देखो दुकानों में ना डांटते रहते हैं हमेशा, तो क्या कर रहे हैं बैठ के, जाके उठ के कस्टमर को ले आ। तो बेसिकली हम सब भी यहाँ पर बैठ के कुछ ना कुछ थोड़े प्रोग्राम कर लो, कुछ आप कंप्यूटर पे कुछ बना लो, कुछ नई चीज कर लो। लेकिन नहीं करेंगे तो सोएंगे। दुनिया का सबसे अच्छा तरीका है सो जाओ। तो फिर यस सोएंगे, फिर उठेंगे, फिर टेंशन होगी। तो ये बहुत जरूरी टास्क है। जी जी, थैंक यू। नेहा बहन। नेहा बहन। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, आई रियली लव दैट आपने बोला कि अपने आप को ब्रांड बनाइए। सिंस आई हैव बीन अ वुमन एंटरप्रेन्योर सिंस फ्यू इयर्स बैक, एंड तो अपने प्रोडक्ट को तो ब्रांडिंग बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस तरह से अपने आप को बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस ब्रांडिंग में बहुत सारे इमोशंस जुड़े होते हैं, एंड सम पीपल मेक एन इमेज ऑफ योरसेल्फ कि तुम तो कभी बदल ही नहीं सकती। दैट रियली हर्ट्स। व्हाट टू डू? हम देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे कोई कहता है तुम नहीं बदल सकते, मैंने अभी आपको एक इसमें लाइन बोली थी, अगर आपने समझा हो, कि जो हम खुद को समझते हैं लोग हमको वही समझते हैं। ठीक है ना? आपको बस एक चीज बदल लेनी है। मतलब मैं आपको जो जो ट्रस्टीपन वाली बात है ना, कि नथिंग इज परमानेंट। जो ऊपर का पावर है, पावर का मतलब मैं आज से अपने अंदर ये थॉट डाल रही हूँ कि कोई भी हमारा पैरामीटर नहीं है। लेकिन बाबा जो कहते हैं, इस दुनिया में अगर कोई भी आपके ऊपर कोई भी कमेंट करता है, कोई भी आपका पैरामीटर नहीं है। लेकिन फिर भी अगर वो जो बात कह रहा है, उस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस बात को अवॉइड तभी कर पाऊंगी जब मेरे अंदर पावर होगी। तो मतलब आप उसको पैरामीटर जैसे ही मानते हो ना, आपको तकलीफ और हर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इस दुनिया में बाबा ने सिर्फ परमात्मा एक हमारे लिए पैरामीटर है, ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, और बाकी सभी आत्माएं, क्योंकि लास्ट की सोल्स है ना, तो इन सोल्स के साथ हमको वैसे ही उतना ही डील करना है जितना, क्योंकि अगर आप माइंड खपाओगे तो आपकी एनर्जी चली जाएगी। कोशिश करके अपने आप को उनसे बचाना है। जैसे हम डिफेंस कॉलोनी में हम डिफेंस करते हैं खुद को, हम अटैक नहीं करते। तो ऐसे भी आपको अटैक नहीं करना है, अपने आप को डिफेंस करना है। जितना आप डिफेंसिव खेलेंगे उतना ज्यादा देर तक टेस्ट मैच खेल पाएंगे। जी थैंक यू सो मच। या थैंक यू। अब मुझे साक्षी बहन। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, हमें ये पूछना था, जैसे हमने अपना एक लक्ष्य रखा कि हमें अपने को आत्मा समझना है, हाँ तो इसकी प्रैक्टिस भी करी, थोड़ी बहुत कर रहे हैं,
लेकिन फिर धीरे धीरे एहसास हुआ कि ये बहुत बड़ा लक्ष्य है और इसके लिए पहले छोटे छोटे चीजें लेनी होंगी। तो फिर जो है दिमाग लगाया कि जो है जैसे ये क्लास चल रही है, 1 वीक में चेंज होती है, तो उसके साथ साथ अपने आप को आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है, या बेहद का वैराग्य उसके साथ। लेकिन फिर जो वो क्लास एक टॉपिक पे शुरू होती है, उसके बीच में भी फिर काफी सारी चीजें आ जाती हैं, तो उसमें कंफ्यूजन ये हो रही है कि बहुत सारी चीजें आ रही हैं, क्या क्या करें ये कंफ्यूजन हो जा रही है। हाँ देखो, अगर आपने पढ़ाई की है पहले ना, पढ़े तो होंगे ना, सारा आपने स्कूल किया होगा, ग्रेजुएशन किया होगा, जी जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होता है उसको हम पढ़ लेते हैं, और जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं होता उसको हम छोड़ देते हैं। ज्यादातर ये होता है। और हमको पास होना है तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना। तो ये जो क्लासेस चलती है ना, इसको भी हम डिनाई नहीं कर सकते। मतलब इसमें भी बहुत सारे लोग जो बातें सुनाते हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो आपको उसमें लेना है आप वो ले लीजिए। आप उसमें अपने आप को कियोटिक स्टेज में नहीं ले जाना है। बस आपको ये सोचना है जो मिला अच्छा मिला ले लिया। बाकी प्रैक्टिस जो लगातार बाबा ने हमको दी है, चलते फिरते उठते बैठते, वो मैंने आपके सामने आज रख दिया। आप उसको जी उसको अगर 50 तरीके हैं आप निकाल लीजिए, लेकिन आत्मा का सबसे पहले भोजन डिसाइड करना है, आत्मा का पुरुषार्थ डिसाइड करना है, अपने सामने वो पैरामीटर्स लगाने हैं कि आज मैंने पूरे दिन क्या क्या किया। साइड में वो सब भी लेते जाओ। देखो, ड्राई फ्रूट सबको नहीं पचता इस दुनिया में। एक बार किसी ने कहा कि अपने से आप देखो, जो दूध है ना सबसे सस्ता, उससे महंगी दही, उससे महंगा हमारा जो बटर होता है, और उस सबसे ज्यादा महंगा घी। घी सबको पचता नहीं है। तो इसलिए शिव बाबा कहते हैं ज्ञान भी सबको पचने वाला नहीं है इतना जल्दी। तो टाइम लगता है ना। थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा बटर खाओ, थोड़ा थोड़ा घी खाओ, हर एक चीज का स्वाद लो, धीरे धीरे आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन डिनाई नहीं करो कि मुझे ये भी नहीं करना चाहिए, बस एक ही चीज करूं, तो आप बोर हो जाएंगे। वेरिएशन चाहिए ना, ये तो मजा नहीं आएगा। जी नीलम है। भाई जी। हाँ जी, भाई जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम हाउसवाइफ हैं, लौकिक में घर में हस्बैंड जो भी कमा कर लाते हैं, तो कहाँ कैसे आ रहा है, मतलब आ तो नॉर्मली जॉब से ही रहा है, और मतलब वो किस तरह से खर्च कर रहे हैं, अपनी मर्जी से ला रहे हैं, दे रहे हैं किसी को भी, तो उसमें हमारा ट्रस्टी का क्या रोल होना चाहिए? आपको जितना चाहिए आपको मिल जाता है ना। हाँ, हमें तो मिल जाता है, लेकिन उसमें भी हमारे संकल्प, जैसे हमें कुछ मार्केट से अपने आप लिए भी देखो, लेना है मैंने आपको पर्सनल। अभी आपने आपने सारी क्लास को जो आपने सुना, उसका एक रोल आपके साथ ही हो गया कि जो, अब देखो हमारा तो नहीं है ना, धन तो वो कमा के ला रहे हैं ना, तो जो जितना मेरी जरूरत है उतना मुझे मिल जाए। बाकी अगर देखो, अगर आप उसको जैसे ही अपना मानने की कोशिश करेंगे ना कि मेरा धन है, वहां से टेंशन शुरू हो जाएगी। जी ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी नहीं है, आपको जो मिल रहा है उसमें सेटिस्फाइड हो जाओ। और जैसे आप जितना ट्रस्टी बन, देखो इस दुनिया में देवताओं को इतना फूल और फल क्यों चढ़ता है, एक दिन मैं सोच रहा था, क्योंकि किसी से वो मांगते नहीं है। जैसे आप कल्पना करो कि कोई देवता मंदिर में खड़ा हो जाए, कहते आज कौन सा फल लाए चढ़ाने के लिए, या कौन सा आप वो लाए, तो आपको अजीब लगेगा, है ना। जी तो आप चुपचाप देवी बन के आप उनसे लेते जाओ, हो सकता है आपको ज्यादा चढ़ाने लग जाए जब नहीं मांगोगे तो। ठीक है, मगर हमारा टाइम है। ये संकल्प चलता है कि जैसे उस समय अगर मैं भी कुछ मार्केट से लेने जाती हूँ, तो उस हम्म समय बाबा को मतलब क्या मुझे लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, वो संकल्प मेरे, मतलब वो ट्रस्टी मन वहां नहीं आ पाता कि मुझे कहाँ नहीं, एक्सपेंस करना चाहिए, कहाँ इसीलिए नहीं करना चाहिए, इसीलिए बाबा वो को क्या मैं। आत्मा का भोजन की प्रैक्टिस, आत्मा की भोजन, पावर लाओगे ना, पावर लाने के बाद डिसीजन अच्छे आते हैं। आप ना लास्ट वाले पैरा पर जा रहे हैं, हमको सिर्फ भोजन पर काम करना है। आत्मा का भोजन जितना वैल्यूज, वर्च्यूज, क्वालिटी और पावर पर काम करें डेली, जो मैं हूं वो मैं हूं, उससे मुझे कोई हिला नहीं सकता, तब जाके पावर जनरेट हो जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई मुझे खरीद नहीं सकता। तो पहले वो प्रैक्टिस करो, फिर आगे का सारा रोल स्टार्ट हो जाता है। टाइम लगता है इसमें ना। जी तो वो एक दिन में नहीं आता, इसमें बहुत समय लगता है, खूब लंबे समय का अभ्यास चाहिए। जी कोई और है, काफी देर से रेस की। प्रेमा बहन।
जी अनम्यूट उनका- कीजिए बहन। हाँ हाँ जी, ये जो आपने 4 स्टेप्स बताए, इसको हम कौन से स्टेप पर आ गए हैं, इसको चेक करने के लिए, यूज करने के लिए क्या करें, एक बार और हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। इसमें जैसे आपको अगर हर दिन, जैसे बाय द वे क्वालिटी की बात कर लो कि मेरे अंदर कितनी क्वालिटीज आई हैं, तो अगर वो चीज कोई भी चीज आप जैसे बाय द वे कोई भी एक उदाहरण ले लो, भाई ईमानदारी की बात की, तुमने ईमानदारी की बात की कि मैं कितना ईमानदार हूँ बाबा की यज्ञ में, या कितना योग में ईमानदार हूँ, कितना मैं ज्ञान समझने में, कितना धारणाओं में, कितनी सेवाओं में ईमानदार हूँ। तो हर दिन जो ईमानदारी का आपका पैरामीटर होगा ना, अगर वो बढ़ता जा रहा है तो समझो मैं क्वालिटी तक पहुंचा। अगर वो थोड़ा सा भी घट गया, जैसे बाय द वे एक एग्जांपल है कि कोई आपको अनुभव सुना रहा है, छोटा सा एग्जांपल और बहुत क्लीन है। कोई अनुभव सुना रहा है कि मैं ना सुबह बैठ जाता हूँ तो मैं 3 घंटे लगातार बाबा की याद में रहता हूँ। अब आपने 5 मिनट भी आपका योग नहीं लगता हो तो आप तो नर्वस हो जाएंगे सुनते ही कि यार इतने समय से मैं अभ्यास कर रहा हूँ, ये तो 3 घंटे लगातार बैठ जाता, मैं तो बैठता ही नहीं। अगर वहां मैं नहीं हिला कि मैं जितना भी हूं 5 मिनट भी हूं तो मैं ईमानदार हूं कि मैं इतना हूं, तो समझो मेरा पैरामीटर आगे धीरे धीरे मैं ग्रो करना शुरू हो गया। का मतलब किसी का सुन के अपनी क्वालिटी को नहीं घटा लेना, क्योंकि 5 मिनट को आप एक्सेप्ट करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको बढ़ भी जाए, नेचुरल हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, ये क्लियर करना अपने आप से बैठ के हर दिन। किसी का सुन के अपनी एनर्जी को का लेवल लो नहीं करना है, और उसको बढ़ाते जाएंगे तो धीरे धीरे आप हल्के भी होते जाएंगे, आपका माइंड भी क्लीन हो जाएगा, आपके अंदर पावर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी, हर चीज में डिसीजन लेंगे, परफेक्ट लेंगे, तो टाइम लगेगा। एक रेणु तनेजा बहन का क्वेश्चन था, मेरे ख्याल उन्होंने फिर हैंड ड्रॉप कर दिया। रेणु बहन, आप कुछ कहना चाहते हैं? ओके, व्हाटएवर। एक आपने पॉइंट बोला था भाई जी हाँ कि कंपैरिजन की बात करी थी आपने। हाँ, असमानता। कंपैरिजन मीन्स दैट हम बॉडी कॉन्शियस हो रहे हैं, इज दैट राइट? हाँ जी बिल्कुल, असमानता, कोई भी असमानता। और समानता मीन्स हम सोल कॉन्शियस हैं। हाँ, समानता मीन्स मैंने एक्सेप्ट कर लिया एज इट इज। एक्सेप्ट तभी करेंगे ना, बिकॉज व्हेन आई थिंक मैं ये तो देखो मेरा रोल देखो, है। बाबा बाबा इसको ऐसे कहते हैं, नॉर्मल इस समझ में तो पूरी तरह से आता है, भले प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है लेकिन समझ में आता है कि हम सभी लड़ते संस्कारों से, सबके एक्सेप्ट करना है सोल को, तो ज्यादातर हम संस्कारों से लड़ रहे हैं, माना असमानता। क्लियर है अभी? जी जी। और आत्मा को एक्सेप्ट किया, माना सिमिलैरिटी बाबा के साथ। तो जी। शिव बाबा से सिमिलैरिटी का मतलब है, बाबा कहते हैं जब मेरे समानता में आओगे ना तो आप सिर्फ यूज करोगे और भूल जाओगे। का मतलब जैसे भाई जी किसी से आपको काम कराना है तो हम कहते हैं ना आप बड़े अच्छे हैं, सारा कुछ उसकी तारीफ कर दी, काम हो गया जी, ओम शांति। कहने का मतलब मैं उस बात से अपने आप को डिस्टर्ब करके अपनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूं। तो जब हम जैसे ही पद से कोई भी अपनी क्वालिटी से कंपैरिजन किसी का करेंगे ना, तुरंत टेंशन शुरू हो जाएगी कि देखो मैं तो ये सारा कुछ कर लेता हूँ, अभी उनको दिया है, उनको कुछ आता ही नहीं, समझ में नहीं आ रहा, बस डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी। तो सारे दुख का कारण हम बैठ के चेक करेंगे ना, तो सिर्फ असमानता, बड़ा छोटा, गुण अवगुण, पद पोजीशन तो बड़ा मोटा है, लेकिन बुद्धि का सबसे बड़ा रोल है। बुद्धि हर पल लॉजिक लगाने में खत्म हो जा रही है कि मैं करूं क्या, कैसे जीऊं। जी। ठीक है, एक अनीता बहन का क्वेश्चन है, ये एक ले लेते हैं फिर वाइंड अप हाँ करेंगे। जी, हाँ जी, फाइन। अनीता बहन बताइए। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। ये समानता का ही पूछना चाहते थे कि जैसे बिहेवियर में हम कैसे समानता, सोल में तो हमको पता है कि हाँ हम सब सोल हैं, समान है, लेकिन बिहेवियर में तो असमानता हो ही जाती है, तो नहीं, उस हो समय हम कैसे अपना, जाती है, वही वाली बात है, हो कैसे जाती, इसी पर तो काम करना है ना। इसके लिए अब मैंने जैसे घर 3 में भी बेटा है, बेटी है, हस्बैंड है, उन सब से अलग अलग बिहेवियर ही हो जाता होता है, तो होता है ना, इसमें कैसे? हाँ क्योंकि संस्कारों से सबको आप अलग संस्कारों से आप लड़ते हो सबके ना, सोल को एक्सेप्ट कहाँ किया किसी के।
का। जैसे शिव बाबा, अगर आप देखो शिव बाबा ने हम डिफेक्टेड को पकड़ा हुआ है, हम सारे डिफेक्टेड है ना डिफेक्टेड। आप हमारे अंदर भी अवगुण है और हम डिफेक्टेड को पकड़ के परफेक्ट संसार बना रहा है। कैसे बना रहे हैं शिव बाबा? डेली हमारी तारीफ करते हैं और हमें पता है कि हमारे अंदर वो गुण नहीं है, फिर भी कहते हैं बच्चे तुम ये हो, फलाना हो, ये हो, आगे बढ़ो, तुम उड़ रहे हो, फलाना। उनको पता है कि ये कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी करते करते, यूज करते करते परफेक्ट संसार बना लेंगे। ऐसे ही आपको भी करना है घर में। अब वो कैसे आपको यूज करना है, वो टैक्ट आप समझो, आपको अपने परिवार का पता है, फिर धीरे धीरे आपको एनर्जी भी वो मिलेगी और समझ में भी आएगी। इसमें भाई जी एक बात है, जी, पर जो शुक्रिया भाई जी। किसी के साथ हमारा रिलेशनशिप जो भी है, जैसे हाँ। सपोज आई एम टॉकिंग टू माय बॉस, एक प्रोटोकॉल हाँ। तो होती है, वो तो हमें फॉलो करनी है ना, फॉलो करना, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। जैसे हाँ। अब मैं अपनी मदर से बात करूंगी जैसे, या बेटी से करूंगी, द डिफरेंस इज ओनली प्रोटोकॉल का फर्क, नॉट बिल्कुल बिल्कुल। ये मतलब नहीं कि उनको आत्मा नहीं समझ रही। हाँ हाँ बिल्कुल। देखो प्रोटोकॉल, यहाँ भी तो प्रोटोकॉल्स हैं, हमारे जो बाबा के घर में भी तो है, जो बड़ी दीदी है सम्मान देना है, हाँ जी। आपको सारा कुछ करना है, लेकिन साथ साथ अपनी जो एनर्जी लेवल को लो नहीं करने का तरीका, वही जो पावर की बात मैं कर रहा हूँ ना, हमारे अंदर इतनी पावर नहीं है ना सहन करने की, ना समाने की, ना एडजस्ट करने की, ना टॉलरेट करने की, ना फेस करने की। तो जब तक वो पावर नहीं आएगी ना, तब तक वो एनर्जी लेवल हमारा बढ़ेगा नहीं। वो बहुत जरूरी टास्क है। जी, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। Om Shanti. Thank you so Excellent much. class. Thank you. ओम शांति। चलिए हम शांति। 2 तो मिनट 2 साइलेंस मिनट, कर, 2 मिनट जी। साइलेंस में शांति बाबा भाई को याद जी। करते हैं। लेट्स बी इन थैंक यू साइलेंस। भाई जी। ओम शांति। चलिए। मैं म्यूजिक नहीं लगा रही हूँ, विल जस्ट सिट इन साइलेंस। ओम शांति भाई जी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, bhai. Really.